नमस्कार दोस्तों, ठीक हो सारे। तो स्वागत करता हूँ आज आपका हमारे आज के टेस्ट के डिस्कशन में, जिसका नाम है SKPO01 ADKN, जो हमारा बैंकिंग का टेस्ट है। तो आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। आज वाले टेस्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इस टेस्ट का क्लोज टेस्ट और इस टेस्ट का पैराजंबल, क्योंकि देखो हमारा जो पैसेज है वो आज मतलब इतना मुश्किल नहीं है कि उसको डिस्कस करें। और हमारे तो दूसरे तरह के क्वेश्चन हैं, जैसे 21 से 25 तक, उनके अंदर हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। उसके अंदर तो कोई ऐसा डिस्कशन करने वाला कुछ है ही नहीं चीज़। तो हमारा डिस्कशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। पढ़ते हैं क्लोज टेस्ट को। पहले एक बार का मीनिंग कंसीव करते हैं कि किसके बारे में पैसेज है हमारा ये। आफ्टर स्पेंडिंग टाइम एंड एफर्ट टू स्टेबलाइज रूरल इनकम्स इन द फेस ऑफ प्लमेटिंग एग्रीकल्चर प्राइसेस, मतलब क्या है, बहुत सारे एफर्ट और बहुत सारा टाइम स्पेंड करने के बाद किस चीज़ में स्पेंड किया हम लोगों ने टाइम, हमारी स्टेबलाइज रूरल इनकम, जो रूरल की इनकम है उनको स्टेबल करने के लिए, कि मतलब सभी के पास ही इनकम सेम रहे, किसी के पास ज़्यादा ना रहे, किसी के पास कम ना रहे। इन द फेस ऑफ का मतलब होता है उस चीज़ के बावजूद, मतलब डिस्पाइट, अगर हम लोग सिनोनिम ढूंढे तो डिस्पाइट हम लोग इसका सिनोनिम कह सकते हैं। तो डिस्पाइट प्लमेटिंग एग्रीकल्चर प्राइसेस, प्लमेटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का कम होना, जो एग्रीकल्चर प्राइसेस का कम होते हुए भी बहुत सारा टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया है रूरल प्राइसेस को स्टेबलाइज करने में। थाईलैंड्स गवर्नमेंट हैज़ नाउ बैंड्स इट अटेंशन टू डीलिंग विद अनफेयर लैंडिंग प्रैक्टिसेस, मतलब अब क्या है, जो थाईलैंड की गवर्नमेंट है उसने क्या कर दिया, बैन इट्स अटेंशन, अपनी अटेंशन को ही बैन कर दिया, अपनी अटेंशन को ही रिफ्यूज़ कर दिया, अपनी अटेंशन को ही इसने स्टॉप कर दिया। कौन सी अटेंशन, अटेंशन कहाँ पे दे रहे थे ये चीज़, डीलिंग विद अनफेयर लैंडिंग प्रैक्टिसेस, जो लैंडिंग मतलब कोई चीज़ उधार देना, जो अलग, अनफेयर का मतलब जो इलीगली, जो चीज़ें इलीगली हम लोगों किसी को उधार देते हैं, कुछ चीज़ करते हैं, तो उन चीज़ों से निपटने के वाली जो चीज़ है उस चीज़ से इन लोगों ने ध्यान हटा दिया है। क्यों, अब आगे देगा क्यों दिया है उन्होंने, पता नहीं कि कोई रीज़न इस चीज़ का। दिस इज़ पार्ट ऑफ ए वाइडर डैश सेट इन मोशन टू रिफॉर्म स्टेट डोमिनेटेड रूरल क्रेडिट मार्केट्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो हम लोगों ने किया है, दिस जो ऊपर के बारे में है, इज ए वाइडर डैश, वो एक वाइडर डैश है, सेट इन मोशन। सेट इन मोशन का मतलब होता है उस चीज़ का स्टार्ट होना, तो वो चीज़ स्टार्ट हो चुकी है। टू रिफॉर्म स्टेट डोमिनेटेड रूरल क्रेडिट मार्केट्स, मतलब जो हमारी डोमिनेटेड रूरल क्रेडिट मार्केट हैं उस चीज़ में, तो स्टेट डोमिनेटेड मतलब उनका जो डोमिनेटेड करने वाला वो स्टेट ही करने वाला है। जैसे हमारे हरियाणा में है, तो हमारा हरियाणा क्या है, एक स्टेट डोमिनेटेड रूरल क्या है, हमारा राज्य है, किसको, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा संख्या में हमारे क्या है, गांव है इसके अंदर। तो मतलब रूरल क्रेडिट मार्केट्स के बारे में, क्योंकि जो रूरल के अंदर, जो गांव के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, कि कुछ जो गरीब लोग हैं उनसे जो बड़े रिच जो लोग हैं वो क्या है, उनसे मजदूरी करवाते हैं अपने खेतों में, तो कुछ ऐसी टाइप की जो इंटरवेंशन होती है वो इसके अंदर डिस्कस की गई हैं। तो हमें पूरा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ऐसी कुछ बातें बता रहा है कि गवर्नमेंट्स ने इसके लिए क्या किया है लोगों को बचाने के लिए, कि लोगों का शोषण हो रहा है ऐसे, उसमें लोगों को उनकी ट्रू वैल्यू नहीं मिल पाती उनकी क्रॉप्स की, तो कुछ ऐसा डिस्कशन चल रहा है। चलो पढ़ते हैं, अब हम करते हैं इसको। आफ्टर स्पेंडिंग टाइम एंड एफर्ट टू स्टेबलाइज रूरल इनकम्स इन द फेस ऑफ प्लमेटिंग एग्रीकल्चर प्राइसेस, थाईलैंड्स गवर्नमेंट हैज नाउ बैंड इट अटेंशन टू डीलिंग विद अनफेयर लैंडिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, हम लोगों ने कर दिया ये चीज़। अब ये चीज़ क्या है, दिस इज पार्ट ऑफ ए वाइडर डैश। अब वो चीज़ क्या है, अब ये चीज़ हमारे ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमें ऑप्शन गिवन है, एक ये वाइडर गैप है, क्या जो लोगों ने स्टेप उठाया है वो एक गैप का काम कर रहा है, या स्पेस का काम कर रहा है, या एफर्ट का काम कर रहा है, या डिस्टेंस का, या कन्फ्यूजन का। देखो हमारे पहले क्या है, फिलर से पहले हमें वाइडर गिवन है। वाइडर का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें ज़्यादा कवर करे। अब ये दिस किस के लिए आया है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो ऊपर वाली चीज़ के लिए आया है जो लोगों ने कदम उठाए हैं। तो वो कदम किसी का गैप हो सकता है क्या, नहीं, कि ज़्यादा गैप ले आया उस चीज़ में, वो कदम वो गैप नहीं हो सकता, ना ही वो स्पेस हो सकता। वो क्या होगा हमारा, वो एक एफर्ट होगा, हमारा डिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस और वाइडर तो मतलब वही डिस्टेंस के मामला हो जाएगा, डिस्टेंस की यहाँ से इतनी दूर है, नहीं ये हमारा हो नहीं हो सकता। एक कन्फ्यूजन किया है, नहीं कन्फ्यूजन में तो है ही नहीं, क्योंकि उनको पता लग गया है कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, क्या हम लोगों को करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो उन लोगों को पता लग ही गया। तो कन्फ्यूजन तो किसी चीज़ की है ही नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। स्पेस की हम बात नहीं कर रहे हैं। अब ये दो हमें यहाँ पे जो भरेंगे हम लोग फिलर, वो इसके अकॉर्डिंग भरेंगे कि वो दिस किसके लिए आया है।
अब वो दिस क्या है, वो एक एफर्ट है। एफर्ट कौन सा, वाइडर एफर्ट। वाइडर एफर्ट का मतलब यहाँ पे कि जो एफर्ट है वो बहुत एरिया को कवर करेगा, बहुत एरिया में क्या है स्टेप लेके आएगा, एडवांसमेंट लेके आएगा। उस एफर्ट को क्या किया, सेट इन मोशन को शुरू किया गया टू रिफॉर्म स्टेट डोमिनेटेड रूरल क्रेडिट मार्केट। किसको रिफॉर्म करने के लिए, जो रूरल मार्केट है उसके अंदर कैसी चीज़ें लेन देन होता है उनको रिफॉर्म करने के लिए, ठीक है। थाईलैंड हैज़ मेड ग्रेट स्ट्राइड्स। ग्रेट स्ट्राइड का मतलब होता है किसी चीज़ को डिसीजन लेना, मतलब डिसिसिव स्टेप्स कह सकते हैं हम लोग इस चीज़ को। स्ट्राइड का मतलब भी होता है कोई चीज़ के कोई गोल हासिल करने के लिए कोई स्टेप लेना। तो वही है कि थाईलैंड का मतलब गवर्नमेंट ने ग्रेट स्टेप लिए हैं इन डैश एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस। अब पता नहीं क्या ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट वाला है इन, देखो हमारा क्या है, उसके पहले फिलर से पहले हमें इन गिवन है, ग्रेट स्ट्राइड्स इन। अब एक प्रीपोजिशन है इन, तो इसके बाद हम अगर वर्ब देंगे तो क्या देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, तो इससे हमारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। तो वो क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने ग्रेट स्टेप्स लिए हैं किस चीज़ में, इंसिस्टिंग, जोर देने पर किसी चीज़ में हो सकता है। इनहिबिटिंग, किसी चीज़ को क्या है वो मतलब बीच में ही रोक रहे हैं किसी चीज़ को, या किसी चीज़ को इम्प्रूव कर रहे हैं या किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। अब आगे हमारे पास है इन एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस। अब फाइनेंशियल सर्विस देने में क्या कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल सर्विस देने में इग्नोर कर रहे हैं क्या, नहीं। अगर इग्नोर ही करना होता तो वो फाइनेंशियल सर्विस देते क्यों, नहीं, हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि जो उन्होंने डिसिसिव स्टेप लिए हैं, ये डिसिसिव स्टेप्स या ग्रेट स्ट्राइड्स किसी पॉजिटिव चीज़ के लिए लिए जाते हैं। तो हमारा इनहिबिटिंग या इंसिस्टिंग नहीं हो सकता। इंसिस्टिंग क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इंसिस्टिंग प्लस में ओन लेते हैं अपने बात की, किसी चीज़ पर हम लोगों ने क्या है इंसिस्ट किया है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। गिविंग नहीं हो सकता। इनहिबिटिंग मतलब कोई प्रोसेस क्या है जारी हो उसके बीच में रोकना। अब इन्होंने स्टेप ही लिया है, कुछ स्टार्टिंग ही की है, कोई प्रोसेस यहाँ पे पहले से नहीं चल रही, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन होगा कि इम्प्रूव करने में, क्या इम्प्रूव करने में, एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस की, लोगों के पास फाइनेंशियल सर्विस पहुंचेगी, किस चीज़ का हम लोगों को कैसे वो अवेल कर सकते हैं, उस चीज़ को कैसे बेनिफिट कर सकते हैं अपने आप को। आगे देखते हैं 73% ऑफ द पॉपुलेशन नाउ हैज़ ए बैंक अकाउंट, की जो थाईलैंड की जो पॉपुलेशन है उसका 73% के पास क्या है बैंक अकाउंट है। एंड ओनली 3% हैज़ नो एक्सेस टू फॉर्मल फाइनेंस। फॉर्मल फाइनेंस का मतलब होता है कोई चीज़ का हम लोगों को अवेल करना। जैसे फॉर्मल फाइनेंस को कह सकता हूँ, मान लो किसी का इंश्योरेंस नहीं है, किसी के पास वो एटीएम ही नहीं है, किसी का मतलब क्या है, किसी के पास मतलब उन चीज़ों का अवेल करने के पास कोई कार्ड है। जैसे हम डिजिटलाइज करते हैं चीज़ों को, हमारे पास आधार कार्ड है तो हम कई चीज़ों को ले सकते हैं, जैसे हम लोग सिम खरीद सकते हैं आधार कार्ड से, तो उनको पता ही नहीं है। 3% तो ऐसे हैं कि उनके पास वो चीज़ें ही नहीं है, ठीक है ना। अब देखते हैं नो एक्सेस टू फॉर्मल फाइनेंस डैश। अब देखते हैं उसके अंदर क्या आएगा, फॉर्मल फाइनेंस सर्विस, फॉर्मल फाइनेंस वेदर देखो वेदर हम लोग उस चीज़ में यूज करते हैं जैसे या तो वो चीज़ या वो चीज़, वेदर यू वांट और नॉट, तो दो चीज़ें तो हैं ही नहीं। फाइनेंशियल सर्विस की बात की गई तो दो चीज़ों का तो यूज है ही नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। इंस्टेड होता है कि उस चीज़ की बजाय। अब मान लो कि कोई हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है ना कि फाइनेंशियल सर्विस लेने की बजाय हम लोग वो चीज़ ले लें, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस डू दिस, नहीं, ये भी हमारे पास गिवन नहीं कि कोई दूसरी चीज़ की जाए। फर्दर भी वही चीज़ है कि आगे ये चीज़ की जाए, हम लोगों को ये भी गिवन नहीं है कि इसके बाद ये चीज़ करनी है, आगे तो ये तो गिवन है ना। देखो क्या है, एक्सेस टू फाइनेंस सर्विस टू फॉर्मल फाइनेंस डैश बाय लेंडिंग, नहीं, इसके अंदर कोई गिवन नहीं है कि इसके बाद हम लोग ये करेंगे। तो फर्दर एक एडवांसमेंट वाला वर्ड है, ये हमारे यहाँ पे नहीं चाहिए। फर्स्ट हमारा फोर्थ है व्हाटसोएवर का एक एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं, उसका मतलब होता है किसी चीज़ का कंप्लीटली या एट ऑल, कुल मिलाकर। अब यहाँ पे ये चीज़ भी हमारे पास की कुल मिलाकर क्या है 73% तो ऐसे हैं कि जिनके पास बैंक अकाउंट है, और 3% ऐसे हैं जिनके पास फाइनेंशियल सर्विस है ही नहीं कि कैसे फॉर्मल सर्विस का यूज़ करना है। तो हमारा ऑप्शन हो सकता है कि ये चीज़ आ जाए। अब सर्विस की बात दोबारा हम लोग इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि सर्विस की तो बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सर्विस को इंट्रोड्यूस किया था, कहाँ पर, ये देखो एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस। अब सर्विसेज की पहले से बात कर रहे हैं, उसी सर्विसेज का यहाँ पे 73% क्या है अवेल कर रहे हैं, और दोबारा सर्विस देने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि फॉर्मल फाइनेंस क्या है, फॉर्मल फाइनेंस इज इक्वल टू फॉर्मल सर्विस। तो सर्विस दोबारा हम देंगे नहीं, सुपरफ्लूस हो जाएगा। तो हमारे ऑप्शन कौन सा बनेगा,
फोर्थ बनेगा, जिसका मतलब है कुल मिलाकर। तो वही हमारा फिट भी बैठ रहा है कि कुल मिलाकर 73% तो ऐसे हैं जिनके पास बैंक अकाउंट है, और 3% ऐसे हैं जिनके पास क्या है, एक्सेस ही नहीं है फॉर्मल फाइनेंस की। ठीक है, नेक्स्ट है बाई लेंडिंग बाई लोन शार्क। अब देखो लोन शार्क एक टर्म होती है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमारे गाँव में होता है कि गवर्नमेंट ने तो डिसाइड कर रखा है कि अगर कोई आपसे पैसे लेता हो तो आप 10% इंटरेस्ट लोगे उससे, लेकिन लोन शार्क वो आदमी होते हैं या वो पर्सन होते हैं जो किसी को पैसा दे देते हैं उधार पर, उससे उसको 10% की बजाय 20% इंटरेस्ट लेते हैं। तो कहने का मतलब ये यही है। बट लैंडिंग बाई लोन शार्क, लेकिन जो लोन शार्क लैंडिंग करते हैं हैज़ प्रूव्ड हार्ड टू स्टैम्प आउट। स्टैम्प आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, किसी चीज़ को कैंसिल करना। लेकिन देखो ये फाइनेंशियल हम लोगों ने चीज़ें कर ली, इतने हमारे पास बैंक अकाउंट है, लेकिन जो लोन शार्क लैंडिंग करते हैं, जो उधार देते हैं, वो अभी तक हमारे पास क्या है, अब वो हमारे क्या है, अड़चन बनी हुई है, हम लोग उसको क्या है, कैंसिल नहीं कर पा रहे, हम उससे सामना नहीं कर पा रहे। कहने का मतलब ये है, स्टैम्प आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को कैंसिल करना, उसको सप्रेस करना। हम लोग जनरली कैसे ऑर्डर होते हैं ना, ऑर्डर को भी सप्रेस करते हैं या क्वेल करते हैं। तो इसका मतलब एक हमारा सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पे क्वेल। क्वेल मतलब उसको ख़त्म करना। ठीक है, तो स्टैम्प आउट नहीं कर पा रहे उसको। वन रीज़न, अब इसका एक रीज़न क्या है, इज़ दैट थाइस यहाँ पे जो वो लोग उनके बारे में थाईलैंड के लाइक टू कीप थिंग्स इनफॉर्मल, क्योंकि वो जो वहाँ के लोग हैं वो खुद ही चाहते हैं कि चीज़ें ऐसे ही चलती रहें, क्योंकि उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है, उनके पास इतना क्या है, डिजिटलाइजेशन नहीं कि चीज़ों को कैसे यूज करा जाए, और उनके पास इतनी नॉलेज ही नहीं है कि यार ये चीज़ें भी होती हैं। मान लो मैं RTI लगा दूँ तो मेरी चीज़ें सुधर सकती हैं, मेरे को न्याय मिल सकता है। उनको ये चीज़ों के बारे में पता ही नहीं, वो क्या चाहते हैं यार जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलने दिया जाए। ठीक है ना, एक रीज़न तो ये है कि वो खुद ही नहीं चाहते। नेक्स्ट है द कंट्रीज सैडो इकोनॉमी। सैडो इकोनॉमी का मतलब क्या है, जो इकोनॉमी हमारी सैडो में है। सैडो मतलब हमारी जो ब्लैक मार्केट है, ब्लैक मार्केट को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, सैडो इकोनॉमी कह सकते हैं। सैडो इकोनॉमी कैसे, क्योंकि देखो एक्चुअल चीज़ क्या है, वो चीज़ 2000 की मिलनी चाहिए, लेकिन ब्लैक मार्केट में वो चीज़ क्या है, 100 रुपये की मिल जाती है। तो ऐसी इकोनॉमी जो इलिसिट हो, मतलब इलीगल हो चीज़ों का, तो सैडो इकोनॉमी उसको कहेंगे हम लोग। तो कंट्री की जो सैडो इकोनॉमी है डैश फॉर मोर देन 50% ऑफ GDP। अब वो इकोनॉमी किसके लिए 50% का है, GDP का 50% कवर करती है, तो डैश फॉर। अब देखते हैं क्या आएगा हमारे यहाँ पे है, सॉरी हाँ 14 है, इसमें हमारा व्हाट्सएवर आ गया था। 14 में है टोटल्स फॉर, वैल्यू फॉर, इक्विवेलेंट फॉर। देखो क्या है, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, सैडो इकोनॉमी का हमारा सिंगुलर क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लेगा, हमारे सिंगुलर वर्ब लेगा, और सिंगुलर वर्ब यहाँ पे कौन सी है, टोटल्स और अकाउंट्स। इक्विवेलेंट नहीं आएगा, इक्विवेलेंट क्या है, एक एडजेक्टिव है, वैल्यू भी यहाँ पे नहीं है, और मेड भी एक सेकंड फॉर्म में नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि सारी चीज़ें क्या है, प्रेजेंट में ही चल रही हैं। अब टोटल्स फोर्स या अकाउंट्स फोर्स, अकाउंट फॉर एक हमारी फ्रेजल वर्ब होती है किसी चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होना। तो जैसे आई एम अकाउंट फॉर डूइंग दिस, मैं इस करने के लिए, ये मैंने ही किया है, मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। और जो कंट्री की सैडो इकोनॉमी है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि वो GDP का कितने से परसेंट ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन ही कौन सा बनेगा, हमारा 5th ऑप्शन बनेगा अकाउंट्स फॉर। टोटल्स 4 नहीं होगा, क्योंकि जो 4 है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को यहाँ पे वर्ब लेनी पड़ेगी। वैसे टोटल ठीक है क्योंकि वो टोटल करता है कि वो 50% से ज़्यादा है, लेकिन अकाउंट्स फॉर एक बिल्कुल सुटेबल यहाँ पे अप्रोप्रिएट हमारा ऑप्शन बन रहा है, इसलिए 5th ऑप्शन लेंगे हम लोग। GDP का 50% कवर करता है। द हाईएस्ट इन एशिया, की वो कहाँ पे हाईएस्ट है, एशिया में हाईएस्ट है। हाउस होल्ड बोरोइंग एज ए शेयर ऑफ नेशनल इनकम इज इन थाईलैंड नाउ डैश एट 68% ऑफ GDP। अब हाउस होल्ड बोरोइंग का मतलब क्या है, कि अपनी हाउस की चीज़ों को गिरवी रख के बोरो करना, वो क्या है, एज ए शेयर ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को शेयर मानते हुए, इन थाईलैंड में नाउ डैश एट 60% ऑफ GDP। अब जो बोरोइंग होती हैं वो चीज़ें, वो GDP का कितने परसेंट है, 60% है, और वो किस चीज़ पे खड़ी है, देखते हैं रीच एट। देखो अब हमारा इसके अंदर भी वही हमारा सब्जेक्ट वाला काम कर रहा है, कि इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, इसके यहाँ पे जो नाउ डैश यहाँ पे वर्ब आएगी हमारी, और वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, हम लोगों को पता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हाउस होल्ड बोरोइंग, वो जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लेगा आप लोगों की, सिंगुलर वर्ब ही लेगा। और सिंगुलर वर्ब देखो इसके अंदर कौन सी है, बिल्कुल एक ही सिंगुलर वर्ब है, कौन सी, स्टैंड्स। हम लोग पास्ट में नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि हमारा जो पैसेज है, जो हमारा ये पैसेज है, हमारा सारा किस में चल रहा है, प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। और ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये चीज़ें प्लूरल गिवन है।
फॉलन वैसे नहीं हो सकता, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म होगी, ये वैसे नहीं हो सकता। रीच और अराइव प्लूरल वर्ब है, तो क्या आएगा स्टैंड्स एट। वो स्टैंड मतलब वो क्या है, उस चीज़ पे खड़ी है या उस चीज़ को कवर करती है। थाईलैंड की जो हाउस होल्ड बोरोइंग है वो 60% को कवर करती है। फिर है मच हायर देन अदर मिडिल इनकम कंट्रीज, और बहुत ज़्यादा हायर है किन से, जो अदर मिडिल इनकम कंट्रीज, जो इनकी जो कंट्रीज की इनकम बिल्कुल मीडियम है, ना तो ज़्यादा और ना ही कम, उनसे ज़्यादा है। किन किन से, सच एज चाइना। एक बात और, जब हम लोग सच एज का यूज़ करते हैं, हम लोग किसी का एग्जाम्पल देने के लिए यूज़ करते हैं, तो सच एज का एग्जाम्पल मान लो अगर जैसे आई लाइक एप्पल्स, आई लाइक फ्रूट्स सच एज एप्पल्स, मैंगो एंड एटीसी। तो सच एज का यूज़ करना होता है जब किसी का हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। तो एग्जाम्पल ही दे रहा है यहाँ पे कि वो कंट्रीज़ कौन सी है, चाइना है 20% जिसका है, इंडिया है एंड इंडोनेशिया है। ठीक है, यहाँ में हमारा ऑप्शन मिल गया स्टैंड्स। टू मेक इट डैश फॉर लोन शार्क। अब देखो, अब ये इट क्या है, ये हमारा जो क्या है उस चीज़ का जो हम लोगों ने स्टेप लिया उस चीज़ के लिए आया है। अब ये चीज़ लोन शार्क के लिए क्या बनानी है, इसमें यहाँ पे वर्ड आएगा द गवर्नमेंट वांट्स टू स्क्रैप एन इंटरेस्ट सीलिंग। इंटरेस्ट सीलिंग का मतलब होता है जो हम लोगों का मैक्सिमम रेट लेते हैं, जो वो कहते हैं ना, मैंने लोन शार्क का मतलब बताया था आप लोगों को कि लोन शार्क होते हैं क्या कि मैक्सिमम रेट पे लोगों को उधार देते हैं। स्क्रैप का मतलब यहाँ पे हो जाएगा उस चीज़ को क्या करना, उस चीज़ को कैंसिल करना या अबॉलिश करना, या उस चीज़ को क्या है ख़त्म करना। तो जो मैक्सिमम रेट है उसको ख़त्म करके वो चीज़ों को क्या बना रहे हैं लोन शार्क के लिए, उन चीज़ों को बिल्कुल क्या है, बिल्कुल कड़ी बना रहे हैं, उनको मतलब दोबारा वो चीज़ कर नहीं पाए। कुछ ऐसा वर्ड हम लोगों को यहाँ पे चाहिए, देखते हैं। फिर यहाँ पे है 16 में मोर इजी बनाने के लिए नहीं, अगर उन्होंने इंटरेस्ट सीलिंग को ही क्या स्क्रैप कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया, तो जो लोन शार्क जो ऐसे आदमी हैं जो ऐसे ज़्यादा मैक्सिमम रेट पर क्या देते हैं लैंडिंग करते हैं, तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी ना, तो इजी नहीं हो पाएगी उनके लिए चीज़ें। इजी वाला वर्ड हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, क्योंकि उनके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, फिर वो लोगों को कैसे उधार दे पाएंगे। तो इजी वाले ऑप्शन हमारे कैंसिल हो जाएंगे। अब हार्ड या हार्डर, अब देखते हैं आगे भी हार्ड या हार्डर में क्या आएगा। गिवन है यहाँ पे मच हायर दैट हैज़ बीन इन प्लेस फॉर 60 ईयर। अब 60 सालों से जो एक चीज़ थी कि जो इंटरेस्ट सीलिंग थी कि इसी % पे हम लोग रेट देंगे, उसको इन लोगों ने स्क्रैप कर दिया। तो पहले थोड़े बहुत इन्होंने कानून बनाए होंगे कि कुछ ना कुछ आप लोग ये नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ ना कुछ जतन लगा के या कुछ ना कुछ हम लोग को दिमाग लगा के ऐसे रास्ते खोज लिए होंगे कि हम लोग किसी को वो इंटरेस्ट सीलिंग पे क्या है, किसी को हम लोग बोरो कर सकते हैं, लैंडिंग कर सकते हैं लेकिन अब है क्या है, अब इस चीज़ को और हार्ड बना दिया है। पहले कानून बनाए गए थे, उनसे काम नहीं चला, अब इस चीज़ के लिए थोड़ा और क्या उन्होंने क्या बना दिया, चीज़ को हार्डर बना दिया है। तो मेक इट हार्डर, ना कि हार्ड तो लोगों ने पहले ही बना दिया था कि ये चीज़ थोड़े बहुत कानून बना देते हैं, इनके अकॉर्डिंग वो नहीं दे पाएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ इसका भी क्या है एक एंटीडोट बना लिया कि ये कानून तो बना रखे हैं, लेकिन हम लोग अंदर ही अंदर इन चीज़ों को कर सकते हैं जो 60 सालों से क्या थी इन प्लेस थी, मतलब यूज होती थी वो, लेकिन अब वो हार्ड नहीं है। अब ये काम करके अब उनकी चीज़ों को क्या बना दिया, हार्डर बना दिया उन चीज़ों को। ठीक है, देखते हैं हमारा यहाँ पे, हाँ द कैप डैश रजिस्टर नॉन बैंक लेंडर। अब जो कैप है, कैप क्या, जो इंटरेस्ट सीलिंग पे उन लोगों ने कैप लगाई है कि आप लोग 8% से ज़्यादा नहीं दे सकते। मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ 8% आप जो इन्होंने दी है वो दी ही है, मैं अज्यूम करके बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो उन्होंने जो कैप लगाई है, जो उन लोगों ने कहा कि इसी % पे आप लोगों को लैंडिंग करनी है, वो क्या है डैश करेगी रजिस्टर नॉन बैंक लेंडर, मतलब जो इलीगल हैं उनको, मतलब किसी ने राइट नहीं दे रखा कि आप लोग इस रेट पर आप लोग लैंडिंग करो, तो उन लेंडर्स को क्या करेगी, वो पता नहीं क्या करेगी, फ्रॉम चेंजिंग मोर देन 28% पर ईयर, कि वो क्या है 28% से ज़्यादा दे ही नहीं सकते, जिसके अंदर क्या इंक्लूड है 13% सर्विस चार्ज है। अब देखो उनको क्या करेगी, नॉन बैंकर को वो करेगी अलाउ करेगी, प्रोहिबिट्स करेगी, ट्राइज करेगी, या इंटरफेयर्स करेगी, या इनहिबिट करेगी। अब उनको ट्राई नहीं करेगी कि यार वो मानते हैं या नहीं मानते। ट्राई करने का मतलब वही होता है ना, ट्राई ए चांस, कि यार एक बार कोशिश करके तो देखो। नहीं, अगर लॉ ही बना दिया या कोई हम लोगों ने गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया है तो ट्राई नहीं कर रही, वो बिल्कुल उनके ऊपर इम्पोज कर रही है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर रही है। तो ट्राइज वाला ऑप्शन हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। इंटरफेयर क्या मतलब, हम लोग इंटरफेयर वो करता है जो अथॉरिटी में नहीं होता। मान लो मेरे दोस्त दो बात कर रहे हैं, मैं उनके बीच में चला गया तो मैंने इंटरफेयर कर दिया। अब गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, गवर्नमेंट तो बिल्कुल थोपेगी। इंटरफेयर करना होता है मतलब वही
कि बीचों में किसी के बीच में अड़चन पैदा करनी है, अड़चन पैदा नहीं कर रही है, बिल्कुल उसको कैंसिल ही कर रही है, उसको ख़त्म ही कर रही है, तो इंटरफेयर नहीं कर रही है चीज़ को। अब बात आती है अलाउ कर रही है क्या? नहीं, ये कैप तो उनको क्या है, अलाउ नहीं कर रही, बल्कि उनको तो क्या है, रोक रही है, यार तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, 28% से ज़्यादा आप लोग नहीं दे सकते किसी को लैंडिंग पे। तो उनको इनहिबिट या प्रोहिबिट उस सेंस में यूज करते हैं कि कोई स्टार्टिंग से ही पहले से बता दिया जाए कि यार आप लोगों को करनी ही यही चीज़ है। और इनहिबिट हम लोग करते हैं कोई प्रोसेस जारी हो। अब प्रोसेस तो जारी है, लेकिन हम लोगों ने पहले ही बता दिया जाए कि पहले ही बता रहे हैं आप लोगों को कि जब से ये 1 साल या 1 तारीख से या कभी से जब स्टार्टिंग होगी, आप लोगों को क्या करना है कि 28% से ज़्यादा नहीं लेना है। तो प्रोहिबिट कर रही है उन चीज़ों को जो ये कैप उन्होंने लगाई है। कैप का मतलब जो लोगों ने इंटरेस्ट सीलिंग के ऊपर रेट डिसाइड की है कि 28% से आप ज़्यादा नहीं दे सकते, तो ये नॉन बैंकर्स को क्या करेगी, प्रोहिबिट्स करेगी यहाँ पे। तो हमें कौन सा वर्ड चलेगा यहाँ पे, प्रोहिबिट्स। इनहिबिट्स नहीं आएगा, क्योंकि अगर मान लो कोई मिड में करते चीज़ों को, इनहिबिट नहीं, क्योंकि मान लो अगर कोई चीज़ बीच में चल रही होती, पहले से अगर हम लोगों ने ये यूज किया होता ये इंटरेस्ट सीलिंग वाला फंडा, तो बीच में अगर करते तो आ सकता था चीज़ें इनहिबिट। लेकिन हम लोगों ने पहले ही बता दिया जाएगी कि आप लोगों को जो ये कैप लगाई हम लोगों ने, ये कैप किसके लिए है, आप लोगों को प्रोहिबिट्स करेगी चीज़ों से, किससे, कि आप लोगों को 28% ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर नॉन बैंक लेंडर फ्रॉम सेलिंग 28%, ठीक है। द आइडिया इज टू एनकरेज, अभी जो आइडिया था वो क्या करने के लिए था, एनकरेज करने के लिए था नॉन बैंक्स उन लोगों को है क्या करने के लिए, टू प्रोवाइड फॉर्मल क्रेडिट टू पुअर हाउस होल्ड। फॉर्मल क्रेडिट मतलब जो हमारा लीगल क्रेडिट बनता है वो किन को दें, पुअर हाउस होल्ड को प्रोवाइड करें। बिल्कुल ठीक है, ये आइडिया इसलिए बनाया गया कि आप लोगों को करना क्या है कि आप लोग बहुत पैसे खा रहे हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो, आपको ये नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, जो आप लोगों, जो पुअर लोगों का फॉर्मल क्रेडिट बनता है उनको वो चीज़ प्रोवाइड करो, ठीक है। नेक्स्ट में डैश इंस्टीट्यूशन। अब ये इंस्टीट्यूशन कौन से, जो ये नॉन बैंक्स वाले इंस्टीट्यूशन आर टिपिकली कम्युनिटी बेस्ड। अब जो ये नॉन बैंक्स होते हैं, यही इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है, वो होते क्या हैं, कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप होते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के द्वारा फाउंड किए जाते हैं, मतलब उनके द्वारा बनाए जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर मतलब होम मिनिस्ट्री, उनके द्वारा बनाए जाते हैं। एनजीओ के द्वारा बनाए जाते हैं, या लोकल गवर्नमेंट, किसी की लोकल गवर्नमेंट या मोक्ष साधु संत होते हैं उनके द्वारा बनाए जाते हैं। कौन से चीज़, ये इंस्टीट्यूशन नॉन बैंक्स। अब इनकी बात कर रहे हैं तो इसके लिए वर्ड कौन सा आएगा यहाँ पे, इट्स इंस्टीट्यूशन। इट्स नहीं आएगा क्योंकि हम पार्टिकुलर उन इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे विच भी नहीं आएगा कि उसके बारे में बात करें। हमारे पास ऑप्शन ही एक है, वैन, तो हमें टाइम के बारे में यहाँ पे कोई बताना नहीं है। थ्रू, इसके द्वारा इन इंस्टीट्यूशन के बारे में हम लोग कुछ बता रहे नहीं। अब इन इंस्टीट्यूशन का हम लोग यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, तो हमें ऐसा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन चाहिए जो इन इंस्टीट्यूशन को क्वालिफाई करे। तो एक ही हमारे पास यह है, कौन सा, दीज। तो इस टाइप के इंस्टीट्यूशंस हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, इनके द्वारा बनाए जाते हैं। तो दीज यहाँ पे आएगा। द कैप मीन्स, अब वो कैप का मतलब क्या है, इस कैप का मतलब है इट इज़ नॉट डैश फॉर दीज ग्रुप। अब दीज ग्रुप, उन ग्रुप के लिए ये चीज़ नहीं है, ऐसे नहीं है टू गेट इनटू रूरल लैंडिंग, कि वो चीज़ रूरल लैंडिंग में चले जाए। रूरल लैंडिंग मतलब दोबारा से रूरल में लैंडिंग कर पाएँ, कि दोबारा से उसी रेट पे उन लोगों को लैंड कर पाएँ चीज़ों को। तो देखते हैं, इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल नेसेसिटी। अब देखो, नोट एक एडवर्ब होती है, जब कहते हैं ना नोट, आई एम नॉट ए इंटेलिजेंट, आई एम नॉट ए इंटेलिजेंट, आई एम नॉट ए मैन, कुछ ऐसी चीज़। नोट क्या है एक्चुअली चीज़, नोट एक एडवर्ब होती है, और नो क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। जैसे समथिंग इज नो मोर, वहाँ पे मोर एक एडजेक्टिव है, तो नो भी एक क्या है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। तो नो मैन या नोट एक हमारा एडवर्ब होता है, और नो क्या होता है, हमारा एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। तो नो कहते हैं ना, देयर इज नो बॉयज, तो बॉयज वहाँ पे क्या है, बॉयज एक नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, हमारा नो कर रहा है। और नाउन को क्वालिफाई करने वाली चीज़ क्या होती है, एडजेक्टिव होती है। तो नो यहाँ पे इसलिए नहीं बनेगा। और नोट क्या होता है, एडवर्ब होता है, नोट ए चांस, नोट ए समथिंग, मतलब नोट एडवर्ब का काम करेगा। तो एडवर्ब के बाद हमें क्या चाहिए, देखते हैं, इट इज़ नोट डैश। अब ये उन नॉन बैंक्स के लिए नेसेसिटी तो होगी नहीं, नाउन नहीं चाहिए हम लोगों को। रिच भी, अब इट इज़ नॉट रिच आदमी होते हैं, कोई चीज़ रिच नहीं होती, रिच इन समथिंग होती है कि उस चीज़ में इस चीज़ की प्रभुत्ता है। लेकिन हम यहाँ पे किसी चीज़ की प्रभुत्ता नहीं बता रहे हैं। ये नॉन बैंक्स के लिए क्या है, इकोनॉमिकल नहीं है, एसेंशियली नहीं है, या सक्सेसफुली नहीं है। अब देखो,
अब ये चीज़ उन लोगों के लिए क्या नहीं है, इकोनॉमिकल नहीं है, मतलब उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब ये हम लोगों ने कैप बना दी, वो कैप इम्पोज कर दी, उसके कारण क्या हुआ, अब वो रूरल लैंडिंग के अंदर घुस नहीं पाएंगे। मतलब क्या है, अब वो दोबारा उसी रेट पे क्या है, अब वो चार्ज नहीं कर पाएंगे लोगों को। तो इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल फॉर दिस ग्रुप। थाईलैंड इज ए वास्ट कंट्री एंड डिलीवरिंग फाइनेंशियल सर्विस इन रिमोट एरियाज इज कॉस्टली। मतलब क्या, थाईलैंड एक वास्ट कंट्री, बहुत फैली हुई है, बहुत बड़ी है, एंड डिलीवरिंग फाइनेंशियल सर्विस, और सभी को फाइनेंशियल सर्विस डिलीवर करना रिमोट एरिया जो मतलब बहुत दूर दूर तक, इज़ कॉस्टली, बहुत क्या है, कॉस्टली है, बहुत एक्सपेंसिव है। ए थाई लोन शार्क, अब उस लोन शार्क की बात करें, उस पर्सन की बात कर रहे हैं, टिपिकली डैश टू स्कीम। अब दो स्कीम डैश करता है, वो क्या करता है, अब उसके बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में कुछ ना कुछ बताया है। ओप्ट करता है, वो खुद चूज करता है या खुद ओप्ट और चूज दोनों में यहाँ पे सिनोनिम है। यहाँ पे क्या है, दो स्कीम को क्या है, देता है या दो स्कीम को लेता है। अब यहाँ पे देखो, मैंने पहले बताया था लोन शार्क क्या है, जो लोगों को लैंडिंग करता है, लोगों को धन देता है ब्याज पर। तो वो दो स्कीम क्या करेगा, दूसरे पर ऑफर करेगा या अगले को देगा या लेगा। दूसरे पर लेने की तो बात है ही नहीं, वो चूज नहीं करेगा, ना ही लेगा। तो उसके पास है या ऑफर करेगा, प्रॉफिट्स भी नहीं आएगा, क्योंकि प्रॉफिट्स तो कमा ही रहा है वो चीज़ों से, ठीक है ना। प्रॉफिट्स क्या है, टिपिकली प्रॉफिट्स नहीं। अब उसके बारे में क्या है, हम लोगों को ऐसा वर्ब चाहिए जो वो एक्शन करता हो। तो प्रॉफिट्स तो वो खुद ले रहा है, लेकिन टू स्कीम से क्या है, वो ऑफर करेगा। क्या है यहाँ पे, क्या करेगा, वो टू स्कीम्स को ऑफर करेगा। हैज नहीं है, उसके पास तो है ही, लेकिन यहाँ पे क्या है, टू स्कीम्स के बारे में थोड़ा एप्रोप्रिएट आंसर क्या बन रहा है हमारा, ऑफर। हैज तो उसके पास है ही, लेकिन है क्या, किस लिए है, वो क्या है, ऑफर करने के लिए है। वो कौन सी स्कीम है, ए बोरोवर कैन जस्ट पे इंटरेस्ट ऑफ 2% पर डे एवरी डे 24 डेज और रिपे द प्रिंसिपल प्लस 2% डेली इंटरेस्ट इन इक्वल इंस्टॉलमेंट। वो कह रहा है कि 2% तो उसको डेली देना पड़ेगा, 24 दिन का लिया तो एवरी डे देना पड़ेगा, मतलब 24 दिन के लिए लिया तो 2% तो डेली देना ही पड़ेगा, और रिपे करेगा या रिपे करे 2% क्या, डेली इंटरेस्ट पे। मतलब मान लो मैंने 500 रुपये दिए हैं, तो 2% डेली पे इंटरेस्ट लगा के 24 दिन बाद मेरे को जितने पैसे बनते हैं वो पैसे मेरे को देगा इन इक्वल इंस्टॉलमेंट में, और इक्वल इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। और देखो, एक तो ये है और से पहले वाला, एक तो ये स्कीम है और एक और के बाद दूसरी स्कीम है, तो दो स्कीम हम लोगों ने बता दी। तो दो स्कीम को क्या कर रहा है, वो ऑफर कर रहा है, भाई या तो ये लो, या तो ये ले लो या वो ले लो, आप लोगों की मर्जी है, फायदा मेरा होना ही है, ठीक है ना। तो क्या है, बोथ आर टेरिबल डील्स, मतलब बहुत ही टेरिबल क्या मतलब भयानक डील्स है, लोगों का क्या नुकसान करने वाले डील्स हैं। एंड स्विचिंग फ्रॉम ए लोन शार्क टू साउंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब देखो, स्विच करना मतलब एक लोन शार्क से, मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन से जो लोगों को लैंडिंग हाई रेट पे देता है, उससे किससे स्विच कर रहे हैं, ए साउंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। साउंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब, साउंड का मतलब यहाँ पे एक गुड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर मूव करना। कैन सेव ए हाउस होल्ड, वो क्या है, एक हाउस होल्ड को बचा सकता है, जिसकी कीमत क्या है, एज मच 1 लाख पर मंथ, मतलब $1 लाख की बात कर रहा है कि अगर मान लो ये चीज़ अगर हम लोगों ने स्विच कर ली, तो हम लोग एक महीने में $1 लाख बचा पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। देखो, थोड़ा फाइनेंशियल या हमारा क्या है, बिजनेस टाइप हमारा ये पैसे था, आप लोगों को कुछ एक टर्म्स का तो मतलब पता होना चाहिए था कि इसका मतलब क्या है, तब जाकर आप लोग सही आंसर कर पाओगे। तो मतलब ये है कि आप लोगों को रीडिंग तो करनी है, लेकिन हर एक टाइप की रीडिंग करनी है, साइंस वाली भी रीडिंग करनी है, बिजनेस वाली भी, पॉलिटिक्स वाली भी और स्पोर्ट्स वाली भी, क्योंकि जो पैसेज आ सकता है वो हमारा किसी भी पार्टिकुलर पैसेज पे या किसी पार्टिकुलर रीडिंग पे बेस आ सकता है। तो आप लोगों को मिक्स रीडिंग करनी है, एक पार्टिकुलर रीडिंग नहीं करनी है। तो इसके साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारा पैराजंबल है। जो पैराजंबल हमें गिवन है 26 to 30। तो पहले पढ़ते हैं इसको, क्या कह रहा है इसके अंदर। हैड इट बीन नॉट फॉर देम इंडियन बैंक्स वुड हैव देयर हैंड्स टाइड डाउन टू। ये कह रहा है कि अगर ये चीज़ इंडिया के पास नहीं होती तो जो इंडियन बैंक्स हैं वो क्या है, उनको अपने जो हैंड्स टाई डाउन, यानी कि अपने हाथों को मतलब बंद रखना पड़ता है। मतलब ये है कि मतलब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं, उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हेड के बाद इट गिवन है, कुछ ना कुछ बताया जा रहा है कि क्या चीज़ नहीं होती, तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। और ये जो सेंटेंस है वो एक मतलब थर्ड कंडीशनल गिवन है। देखो दे रखा क्या है, हैड इट बीन और आगे क्या है, वुड हैव
टाइड डाउन। तो ये चीज़ अगर वो चीज़ नहीं होती, इट जो नहीं होती, तो इंडियन जो बैंक है वो मतलब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते। तो ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं, टुडे ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज आर फेसिंग द हीट ऑफ रिसेशन, कि आज के टाइम अगर सब लग रहा है कि सब जो कंट्रीज़ हैं वो क्या है, जो रिसेशन की जो कंडीशन है उसको झेल रही है, उसकी जो सबके अंदर आ चुकी है ये चीज़, उसको फेस कर रहे हैं। तो ये जो ऑप्शन है बी हमारा, ये फर्स्ट हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ये बात मतलब कहीं नहीं है कि उससे पहले कोई ऐसा वर्ड लग नहीं रहा जिससे पहले लगता हो ये सेंटेंस कोई और आना चाहिए। तो एक बार इसको छोड़ के चलते हैं हम। थर्ड देखते हैं, वन ऑफ दीज इज द स्ट्रिक्ट RBI एंड SEBI सेबी रूल्स विच रेगुलेटेड बैंकिंग सेक्टर वेरी एफिशिएंटली। कह रहे हैं कि उनमें वन ऑफ दीज, उनमें से एक जो है वो क्या है, स्ट्रिक्ट जो RBI और सेबी के जो रूल है वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं बैंकिंग सेक्टर को एफिशिएंटली। एंड हमें पता है कि हमारे इंडिया के अंदर जो सेंट्रल बैंक है हमारा RBI है, और जो ये जो सेबी है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को चलाता है। तो क्या करते हैं, ये दोनों चीज़ें जो है, जो बैंकिंग सेक्टर है उनको बिल्कुल अच्छी तरह से क्या करता है, रेगुलेट करता है। अब देखो यहाँ पे वन ऑफ दीज बताया गया है, यानी कि पहले कहीं ना कहीं इन्होंने वो चीज़ बताई होगी, बहुत सारी भाई इंडिया के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, उनमें से इन्होंने बता दिया कि उनमें से एक क्या है, ये RBI और सेबी के रूल्स हैं। तो ये भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिस कुड हैव लेड टू मैसिव लॉसेस टू देम विच कुड हैव प्रिकोलेटेड टू अदर सेक्टर्स एज वेल, कि ये जो चीज़ है दिस कुड हैव लेड, कि कोई चीज़ के किसी चीज़ के बारे में बताया गया कि अगर वो चीज़ है वो क्या कर सकती थी, मैसिव लॉस लेके आ सकती थी उनके लिए, इनके लिए, इंडिया के लिए, इंडियन बैंक के लिए, विच कुड हैव प्रिकोलेटेड टू अदर सेक्टर्स एज वेल, और वो क्या करती, वो दूसरे जो सेक्टर्स हैं उनके अंदर भी फैल जाती। तो ये किसी ना किसी चीज़ का रिजल्ट है, यहाँ पे बताया गया है दिस कुड, यानी कि इसके पहले कुछ ना कुछ आना चाहिए भी, कौन सी चीज़ है जो मासिव जो लॉसेस है वो लेके आती। तो ये भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, हाउएवर देयर आर ए फ्यू थिंग्स विच हेल्प इंडिया इन बाउंसिंग बैक फ्रॉम द स्टेट ऑफ रिसेशन, कि जबकि यहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, हेल्प कर सकती थी इंडिया को बाउंस बैक करने के, यानी खुद को उठाने के लिए, फ्रॉम द स्टेट ऑफ रिसेशन, यानी कि जो मंदी का जो टाइम चल रहा था वहाँ से खुद को उठाने के लिए बहुत सारी जो चीज़ें थी। अब देखो यहाँ पे है ये एक रिजल्ट किसी चीज़ का, लेकिन यहाँ पे बता दिए फ्यू थिंग्स, कि इंडिया के पास बहुत सारी जो फ्यू थिंग्स है, चीज़ें हैं जो इंडिया को क्या कर सकती है, बाउंस करने में हेल्प कर सकती है। और हमने देखा कि जो ऑप्शन सी है उसमें बताया गया है कि वन ऑफ दीज, अब उन चीज़ों में से एक बताया गया है, कौन सा है, जो RBI और सेबी के जो स्ट्रिक्ट रूल्स है। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि ई के बाद हमारा क्या आएगा, सी आएगा। हमें दो सेंटेंस मिल चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें जो लास्ट है वो है, लाइक अदर्स इंडिया टू हैज़ नॉट रिमेन इम्यून टू द एपेडमिक, कि दूसरों की तरह जो इंडिया है वो भी खुद को मतलब बचा नहीं पाया है इस एपेडमिक से, यानी कि जो ये महामारी आई है उससे इम्यून होता है, जैसे हमारा इम्यून सिस्टम है जो हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो एपेडमिक आई है उससे इंडिया भी खुद को नहीं बचा पाया है। ये जो बीमारी बता रही है वो कौन सी है, रिसेशन वाली। अब देखो यहाँ पे है लाइक अदर्स, इसका मतलब ये है कि इंडिया से पहले टू भी यूज़ किया भी, इंडिया भी उससे नहीं बच सका है। तो कुछ ना कुछ इससे पहले भी एक सेंटेंस आना चाहिए, तो ये भी हमारा फर्स्ट नहीं होगा। हमने छोड़ा क्या था, सिर्फ एक फर्स्ट जो सेंटेंस बी था वो छोड़ा था कि ये फर्स्ट हो सकता है। पढ़ लेते हैं, टुडे ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज आर फेसिंग द हीट ऑफ रिसेशन, मतलब इस पैसेज में कुछ ऐसा ही बता रहा है कि मतलब सभी देशों के अंदर रिसेशन आई, इंडिया भी उससे नहीं बचा था। और उसके बाद में कुछ ऐसा ही बता रहा है कि मतलब इंडिया के पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो उससे बच सकता है, उनमें एक RBI का भी जिक्र किया है। फिर ये भी बताया अगर ये नहीं होता, जैसे फर्स्ट सेंटेंस में हमने देखा था, अगर ये चीज़ें नहीं होती तो वो बैंक्स जो इंडियन बैंक्स है वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते, यानी कि कहीं ना कहीं रिजल्ट भी बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि इंडिया के अंदर प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें गिवन है।
तो हमारा जो बी है वो हमारा सेंटेंस रहेगा फर्स्ट, यानी कि बी। अब देखो यहाँ पे बता दिया कि सभी वर्ल्ड की कंट्री फेस कर रही है। उसके बाद देखो जो लास्ट सेंटेंस है उसमें हमें गिवन है कि इंडिया भी नहीं बच पाया है, यानी कि सारे देश की बाकी जो वर्ल्ड है उसकी उनकी जो कंट्रीज है वहाँ भी आ रहा है और इंडिया भी नहीं बच पाया है। तो ये लग रहा है कि बी के बाद एफ जो हमारा बिल्कुल राइट जो है सीक्वेंस रहेगा। बी के बाद हमारा एफ आ चुका है। अब इसके बाद देखते हैं, अब इन्होंने बता दिया कि इंडिया भी नहीं बचा है। फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें हमें ये गिवन था कि ये चीज़ें अगर नहीं होती तो इंडियन बैंक्स अपने हाथ पे हाथ धरे रहते। कौन सी चीज़, वो चीज़ देखनी हमें कि कौन सी चीज़ के बारे में बताया गया है। हमने देखा था ई के बाद सी, ठीक है, लेकिन ई देखते हैं में बताया क्या गया है। हाउएवर देयर आर फ्यू थिंग्स विच हेल्प इंडिया इन बाउंसिंग बैक फ्रॉम द स्टेट ऑफ रिसेशन। देखो यहाँ पे बताया गया है कि मतलब जबकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या करेगी, हेल्प करेगी इंडिया को वापस लाने में, बाउंस बैक करने में उस रिसेशन से। तो देखो इंडिया भी नहीं बच पाया है, अब रीज़न बता रहा है, अब उसका कंक्लूजन दे रहा है कि लेकिन इंडिया के पास है मतलब वो बहुत सारी चीज़ें जो उनको बाहर लेकर आएगी, यानी कि एफ के बाद हमारा ई बिल्कुल सही लग रहा है। और ई के बाद हमने क्या देखा था कि जो फ्यू थिंग्स बताई गई है वो क्या है, आरबीआई और सेबी के रूल्स है। तो हमारी जो अब तक सीक्वेंस है वो क्या बन चुकी है, बी, एफ, ई और सी, ठीक है, ये चार बच चुके हैं। हमारा सेंटेंस रहता है ए और डी, ठीक है। डी के अंदर बताया गया है कि दिस कुड हैव लेड टू मैसिव लॉसेस टू देम विच कुड हैव प्रिक्युलेटेड टू अदर सेक्टर्स एज वेल, कि ये जो चीज़ है वो उनको मासिव लॉस लेके आती, जो क्या करती मतलब और सेक्टर्स में भी फैल सकती थी। अब देखो सी जो हमारा गिवन है उसमें बताया गया है कि ये जो सेबी के और आरबीआई के जो रूल्स हैं वो एफिशिएंटली क्या करते हैं, रेगुलेट अच्छे से करते हैं बैंकिंग सेक्टर में। तो उसके बाद डायरेक्ट ये चीज़ उनको लॉस में लेके आती नहीं, ये नहीं हो सकता। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट में कह रहा है हैड इट बीन नोट फॉर देम इंडियन बैंक्स वुड हैव देयर हैंड्स टाइड डाउन टू। तो अगर ये चीज़ नहीं होती, अब यहाँ पे इट लग रहा है कि किसके लिए यूज़ किया है, जो सेबी और आरबीआई के जो रूल्स हैं उनके बारे में बता रहा है कि अगर ये चीज़ नहीं होती कि मतलब अगर वो इसका रीज़न बता रहा है कि अगर ये चीज़ नहीं होती, कौन सी, आरबीआई और सेबी के जो रूल्स हैं वो अगर नहीं होते तो इंडियन जो बैंक है वो क्या है, अपने हाथ पे हाथ धरे रहते, कुछ भी उनका मतलब कुछ भी सॉल्यूशन उनके पास नहीं होता। तो जो हमारा सी है, सी के बाद हमारे क्या बनेगी, ए, और ए के बाद एक ऑप्शन बचा हमारा डी। डी देख लेते हैं, दिस कुड हैव लेड टू मासिव लॉसेस टू देम, यही है कि मतलब अगर ये चीज़ नहीं होती, उसी को बताया जा रहा है कौन सी, कि जो इंडिया के पास नहीं थी, इंडियन बैंक रिसेशन करते, अगर इंडियन बैंक के पास जो रूल थे वो नहीं होते तो क्या करते, वो चीज़ कौन सी, जो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते, कोई सॉल्यूशन उनको नहीं मिलता, उससे क्या होता, वो क्या करते, एक बहुत बड़ा उनके पास मैसिव लॉसेस होता, जो क्या है, जो अदर सेक्टर से उनमें भी फैल सकता था। देखो फैला नहीं है, कुड है, शुड है, वुड है हम यूज़ करते हैं, मतलब चीज़ हुई नहीं है, हो सकती थी, मतलब जो चीज़ करनी चाहिए थी बट की नहीं, यानी कि जो लॉस था वो होना चाहिए था, हो सकता था लेकिन हुआ नहीं है। तो हमारी जो सीक्वेंस है वो रहेगी बी, बी के बाद एफ, एफ के बाद ई, सी, ए और डी, ठीक है। तो कुछ यही है कि मतलब जो पूरे कंट्री के अंदर मतलब इसका जो कंक्लूजन यही है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो रिसेशन आया उसमें इंडिया भी नहीं बच पाया। और क्यों, मतलब उसको फेस तो किया उसने, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इंडिया को बचा के ले गई। वो क्या थी, आरबीआई के रूल थे, सेबी के रूल थे जो अच्छी तरह से यूज़ किए जा रहे थे। और जो क्या थे, अगर वो चीज़ इंडिया के अंदर नहीं होती तो जो इंडियन बैंक कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाते। और उससे क्या होता, अगर सोल्यूशन नहीं निकलता तो बहुत ज़्यादा मतलब बड़े लेवल पे लॉस हो सकता था। तो एक सेक्टर मतलब सिर्फ कि मतलब जैसे बैंक ने देखा है तो सिर्फ बैंक नहीं, जो बिजनेसमैन होते उनको भी देखने को मिलता, या जो मतलब फार्मर्स हैं उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी उनको कुछ ना कुछ दिक्कत होती, एजुकेशनल सेक्टर में भी वो चीज़ें मतलब उन रिसेशन को देखने को मिल सकता था। तो यही हमारी सीक्वेंस है, बस वही है, थोड़ी बहुत रीडिंग हमें थोड़ा सा इसमें जो पैराजम्बल होता है उसमें थोड़ा वो होना चाहिए कि हम कोई कौन से सेंटेंस को नेगलेक्ट करके चल सकते हैं, भाई ये फर्स्ट नहीं हो सकता या ये फर्स्ट हो सकता है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस कौन सा है, बस उसी से हमारा जो है पैराजम्बल मतलब बन जाता है। तो ठीक है, फिर बाय।